नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से की धरती गुरुवार सुबह एक बार फिर कुछ सेकंड के लिए डोली। सुबह करीब 9:04 पर आए भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का एपिक सेंटर यानी भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर जिला था। करीब 10 सेकंड तक यह भूकंप महसूस किया गया। जहां कुछ इलाकों में इन झटकों को लोगों ने महसूस नहीं किया, वहीं दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी या ऑफिस में मौजूद लोगों ने झटकों को महसूस किया। बता दें कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। हाल के सालों में इस क्षेत्र में कई बार 4 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया जा चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, विशेष रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव के कारण ये भूकंप के झटके आते हैं। बहरहाल, इन भूकंप के झटकों के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत बल ने भूकंप के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को कुछ उपयोगी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को 3 चरण में बांटा गया है, जिसमें भूकंप से पहले की तैयारी, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद क्या करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारियां दी गई हैं। लेकिन भारत में कई अभियान चलाने के बावजूद अगर लोगों से पूछा जाए कि क्या उन्हें सही में इन 3 चरणों के बारे में पता है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जवाब ना में होगा। दिल्ली एनसीआर समेत मेट्रो शहरों में लोगों की जागरूकता की यह स्थिति उस समय और खतरनाक हो जाती है जब वे हाई राइज इमारतों में रहते हैं और ऐसी ही ऊंची इमारतों में काम करने के लिए भी जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि भूकंप जैसी किसी आपदा की स्थिति में लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको पता है कि भूकंप आने के दौरान आपको क्या करना चाहिए? और आखिर में क्या आपको पता है कि भूकंप आने के बाद आपको किस तरह के निर्देशों का पालन करना चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सतीन। सर, आज सुबह करीबन 9:04 पे 4.4 की तीव्रता वाला एक भूकंप आया था। क्या आपने भी महसूस किया? जी। अमूमन देखने में आता है कि भूकंप आने की सूरत में लोग अपने बच्चों को लेकर नीचे की ओर भागते हैं। कुछ सजग लोग अपने को अपनी यथास्थिति में सुरक्षित करने की व्यवस्था करते हैं। असल में होना क्या चाहिए? देखिए, भूकंप का सबसे पहले तो ये तो भूकंप की कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, इसलिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए यदि आप क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, तो यदि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हैं, किसी ऊंचे भवन के अंदर हैं, तो नीचे आना ज़्यादातर अमूमन संभव नहीं होता है और लिफ्ट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हालात में सबसे बेहतर होता है कि आप कोई सुरक्षित जगह, अपने अपार्टमेंट के अंदर ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढिए जहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसी सुरक्षित जगह के बारे में सबसे अच्छा होता है कोई आप फर्नीचर हो, कोई मोटा फर्नीचर जो कि मजबूत फर्नीचर हो, उसके नीचे आप छुप सकते हैं। टेबल हो, इस तरह की डाइनिंग टेबल हो, लेकिन वो मजबूत होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल हो, उसके पाए पकड़ के आपको वहाँ पर उसके नीचे झुक सकते हैं, वो सबसे सेफेस्ट जगह हो सकती है। या दीवार का कोना है जो कि कॉर्नर, जहाँ बीम हो, बीम का क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को कि आप कवर ले सकते हैं। और लिफ्ट वगैरह का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भूकंप आते हैं इस तरह के, तो लिफ्ट जो है यूजुअली रुक जाती है। और दूसरा, बाहर जाने का भी देखिए ऐसा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये संभव नहीं है कि क्योंकि भूकंप से कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। तो यदि आप नीचे जाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है जहाँ आप हैं वहाँ पर आपको क्षति हो सकती है। और दूसरा ये है कि क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो यूजुअली जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है, मान लीजिए बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है, तो आपको 25 मीटर का क्षेत्र, 2.5 गुना क्षेत्र जो है वो असुरक्षित रहता है। तो यदि आपके पास खुला जगह भी है तो कम से कम ये अमूमन अंदाजा कर लीजिए कि आप बिल्डिंग की ऊंचाई से 2.5 गुना दूरी पर ही सुरक्षित रह पाएंगे। जी। सर, आज हम दर्शकों को एक सिलसिलेवार तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से भूकंप आने की स्थिति में अपनी तैयारी करें। भूकंप के दौरान लोग खुद को और अपने परिजनों को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
मसलन मसलन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने 3 चरणों में रखा है। सबसे पहला है भूकंप से पहले की स्थिति, भूकंप आने से पहले क्या क्या करें, भूकंप आने के दौरान क्या क्या हो और भूकंप के बाद क्या क्या हो। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप उसे सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि भूकंप आने की स्थिति, पहली स्थिति भूकंप से पहले की, उसमें हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भूकंप की पूर्व चेतावनी संभव नहीं है। हुँ? केवल कुछ जी सेकंड पहले भूकंप के बारे में बताया जा सकता है कि भूकंप आया, उसकी तरंगें आई। तो यूजुअली जी हमको चूँकि दिल्ली ज़ोन 4 में पड़ता है, भूकंप के ज़ोन 4 के अंदर दिल्ली आस-पास का क्षेत्र पड़ता है, एनसीआर के ज़ोन है हमारा, जो कि जी भूकंप के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र जी में यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं, जितने भी यहाँ की कम्युनिटी है, सबको एक प्रिपेयर्डनेस करके रखना है। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस के अंदर है कि आपको किसी भी ऐसे खतरे को, भूकंप जैसे खतरे यदि आ सकता है, मैग्नीट्यूड का हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, तो आप जब अपना घर को छोड़ें तो आपके पास एक सुरक्षित किट होनी चाहिए। यूजुअली किट का मतलब है कि जी आप जी एक ऐसी सुरक्षित जगह पर कुछ सामान जिसमें आपकी दवाइयाँ हों, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों, खाने-पीने का थोड़ा बहुत सामान हो, टॉर्च हो और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझते हैं वो आप रखिए, ताकि आप यदि आपको घर से बाहर रहना पड़े कुछ समय के लिए तो आप वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। जी दूसरा ये है कि आप जी अपने घर के अंदर, यदि आप ग्राउंड स्टोर में रहते हैं, ग्राउंड बिल्डिंग में रहते हैं, आपके पास खुला मैदान है, तो आप आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए, अपने बच्चों को बता दीजिए कि भूकंप यदि आता है, तो आप उस जगह पर जाकर, खुली जगह पर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप मल्टी जी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, जो कि मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके अंदर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। जैसे पहले भी मैंने बताया, कोई जी मजबूत फर्नीचर है, उसके नीचे आप छुप सकते हैं। मान लीजिए डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल के नीचे आप छुप जाइए। डाइनिंग टेबल के नीचे छुपकर आप उसके पाए को पकड़ लीजिए मजबूती से, ताकि वो खिसक ना सके। दूसरा है, यदि आपके पास इस तरह का जी फर्नीचर नहीं है, तो जो कि बीम वाला क्षेत्र है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बीम है, उसका तुलनात्मक ज़्यादा सुरक्षित रहता है। उसके नीचे आप कोई मजबूत चीज़ पकड़ के खड़े हो जाइए और सर को ढकिए। आप बैठ भी सकते हैं, आप उकड़ू बैठ सकते हैं। उकड़ू का मतलब आप अपने घुटनों को सर के पास में लाके बैठ जाइए और सर के ऊपर कुछ तकिया वगैरह रख लीजिए। यदि आपको जी भूकंप में बाहर जाना है, भूकंप आ रहा है और आपको बाहर निकलना है, आप सोचते हैं कि बाहर जो है ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, तो हमेशा अपने सर को ढकते हुए, सर के ऊपर आप कोई इस तरह का, यदि आपके पास तकिया है या कोई ऐसा चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर मृत्यु देखने में आया है कि सर पर चोट लगने के कारण ही होती है। तो ऐसे समय में जी आपको सर को ढकते हुए एक बेहतर तरीके से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो ये तो हुए भूकंप के साथ, और भूकंप से पहले और भूकंप के दौरान। भूकंप के पश्चात क्या होता है कि जी भूकंप के पश्चात कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं। यूजुअली जो आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं या करंट्स हैं या तार हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। घर के अंदर इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, करंट लग सकता है। दूसरा जो है गैस, जो गैस के पाइप्स होते हैं वो भी लीकेज हो जाते हैं, उससे आग लगने का खतरा रहता है। तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीसरा है कि कई बार भूकंप के कारण यदि आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो कहीं दरारें पड़ जाती हैं और जो आपकी दीवारें हैं वो असुरक्षित हो जाती हैं। तो ऐसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण आपको कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि आप यदि भूकंप के बाद में आपको कुछ समय वेट करना चाहिए। भूकंप आने जो मेन भूकंप आता है उसके बाद कुछ झटके आते हैं धीरे-धीरे, कहीं 4-5 झटके आएँगे। जैसे मान लीजिए हमने गुजरात के अर्थक्वेक में भी देखा, वहाँ 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो उस मैग्नीट्यूड के बाद में जी कई छोटे-छोटे झटके आते हैं, कई छोटे-छोटे अर्थक्वेक उसके बाद भी आते रहते हैं। तो उन सब का ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ समय वेट करना चाहिए, उसके बाद जिसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। तो आफ्टर शॉक्स को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग में एकदम से नहीं घुसना चाहिए। दूसरा, आप पूरा सुनिश्चित जी कर लीजिए कि बिल्डिंग डैमेज तो नहीं है, क्योंकि यदि आप डैमेज बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो वो बिल्डिंग गिर सकती है और आपकी जान माल की क्षति हो सकती है। तीसरा है कि आपको घुसते हुए कोई भी माचिस
या ऐसा लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आग लगने का खतरा हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जी, जी। गैस लीकेज हो जाती है, गैस लीकेज के कारण वहाँ पर आग लगने का खतरा हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। दूसरा, करंट लगने का खतरा जी, हो सकता है। हुँ? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की, तवज्जो देने की आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको भूकंप के पश्चात, जब तक आप सुनिश्चित ना हो जाएँ कि जब तक या तो रेडियो के द्वारा या जो संबंधित एजेंसीज हैं उन द्वारा चेतावनी समाप्त की जाती है कि आप सुरक्षित हैं, आप कोई मैग्नीट्यूड आने, जितने भी इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो आ चुके हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको भवन के अंदर, जो आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर से दोबारा वापस जाना है। लेकिन उसके बाद भी आपको एहतियात बरतना है, उसके बाद भी एहतियात बरतना है, क्योंकि छोटे जी, छोटे भूकंप कभी भी आ सकते हैं। तो जी, ये मैंने बताया कि जी। भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के पश्चात भूकंप के आपको बाद। क्या-क्या जी, करने की आवश्यकता है। जी। जी। ये एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर जो सिस्मिक ज़ोन 4 में आता है, सिस्मिक ज़ोन 4 में आने का क्या मतलब माना जाए? और दिल्ली में वो कौन से इलाके सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जो भूकंप की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं? कृपया इस और भी अपना ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, जो सिस्मिक ज़ोन्स हैं बेसिकली 2, 3, 4, 5, ये 4 प्रकार के ज़ोन हैं, जो कि भूकंप के ज़ोन पूरे हिंदुस्तान जी, के अंदर हमने इसको बाँटा गया, जो कि इस आधार पे बाँटा गया है कि सिस्मिकली कितने एक्टिव हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भूकंप क्यों आता है? भूकंप आता है जबकि ज़मीन के अंदर, गहराई के अंदर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स या फॉल्ट्स कहते हैं, जैसे कि नीचे आप जानते हो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, सभी लोग इससे वाकिफ होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही ये हमारे महाद्वीप जो है तैरते रहते हैं। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं तो वहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होने से उसमें एक स्ट्रेस की पोजीशन आ जाती है, और स्ट्रेस के कारण ही ऊर्जा निष्कासित होती है, जिससे कि भूकंप आते हैं, भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं। सिस्मिक जोन जी, 5 जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तान के अंदर यदि देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, गुजरात जहाँ के भुज में कुछ भूकंप आया था वो ज़ोन 4 में, ज़ोन 5 में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव ज़ोन है, सबसे ज़्यादा सिस्मिकली जिसको है प्रोन ज़ोन है, जहाँ सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं भूकंप आने की। उसके बाद में आता है ज़ोन 4, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एनसीआर एरिया, इवन अप टू देहरादून, ये एरिया जो सिस्मिकली ज़ोन 4 में आता है, जिसको कि जो भी वाक़ई खतरनाक है। इसका मेन कारण क्या है कि जी, यहाँ पर 2-3 एक्टिव फॉल्ट है। एक्टिव फॉल्ट का मतलब है कि जब हमारे नीचे की ज़मीन जो है वो फट जाती है, फटने के बाद में वो ऊपर-नीचे या साइड में इस तरह से वो फैलती है, तो वो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट के कारण जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से वो ऊर्जा जो है भूकंपीय तरंग, जिसको हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं, उसके माध्यम से वो सतह पर आती है, और जी, सतह पर आने के पश्चात वो डैमेज करती है, और पूरी जी, ज़मीन को, बिल्डिंग को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं भूकंप के बारे में बताना बताना चाह रहा था कि हम लोगों को यदि कोई भी मकान हम खरीदते हैं या कोई भी फ्लैट खरीदते हैं, बनवाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो उसको हम, क्योंकि सिस्मिकली ज़ोन 4 या 5 के अंदर आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। हमारे आपदा प्रबंधन में जी, कहते हैं कि भूकंप नहीं मारता है इंसान, यूजुअली बिल्डिंग मारती है। तो बिल्डिंग यदि जी, कमज़ोर होगी, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होगी, तो ऐसी हालत में ये जान माल की क्षति का कारण बन सकती है। वैसे सिस्मिकली एक्टिव जोन में यदि आप कोई अपना मकान बना रहे हैं या कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। दूसरा आपका सवाल था कि जी, दिल्ली के अंदर कौन सा जोन सबसे ज़्यादा हाँ, खतरनाक हो सकता है भूकंप के साथ साथ। संवेदनशील। तो जी, हाँ, तो इसमें यदि हम जमुना के आसपास का क्षेत्र देखें, खादर का क्षेत्र देखें, तो वो ज़्यादा है। और खासकर जमुना पार का इस तरफ का क्षेत्र, जो कि नोएडा साइड में है, या मयूर विहार के आसपास का क्षेत्र, जो कि रेतीली जमीन है, क्योंकि रेतीली जमीन में जब भूकंप आता है जी, तो रेतीली जमीन में एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के कारण पूरी की पूरी जो रेतीली जमीन है वो पानी की तरह बिहेव करने लगती है, और उसमें पूरी बिल्डिंग जी, जो है वो नीचे समा सकती है। हमने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिहार में जब अर्थक्वेक आया था उसके अंदर ये देखी गई कि पूरे का पूरा गांव ही
रेतीली ज़मीन थी, गंगा के आस-पास का क्षेत्र था, तो पूरे का पूरा गाँव जो है उसमें समा गया था। तो दिल्ली के अंदर सभी क्षेत्र वैसे तो ज़ोन 4 के अंदर आते हैं, लेकिन तुलनात्मक ये देखा जाए जमुना पार का क्षेत्र जो कि जमुना के आस-पास का क्षेत्र है, मयूर विहार है, लक्ष्मी नगर है या इसके आस-पास का जो क्षेत्र है, वो ज़्यादा कंपैरेटिवली मोर डेंजरस है और जी, ज़्यादा इसमें भूकंप के प्रभाव की जी, तुलना में ज़्यादा अपेक्षा की जी, जा सकती कमोवेश यही स्थिति नोएडा की भी है, या नोएडा थोड़े से इतर है? क्योंकि नोएडा में लगातार यहाँ से लेके जिस तरह से विकास हो रहा है, ढांचागत विकास जिस तरह से नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नोएडा और दिल्ली के बीच की है नहीं। है ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि नोएडा में भी कमोवेश वही स्थिति है, लेकिन जैसा कि विकास हो रहा है तो हम लोगों को थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लोगों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बिल्डिंग्स जो जी, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, क्या वाक़ई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है? देखिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और जी, जनरल बिल्डिंग के अंदर यदि हम बात करें, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इसकी जी, कीमत में भी ज़्यादा नहीं, हम 10 या 20% ज़्यादा खर्च करके अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। यदि देखिए जी, दिल्ली के गुजरात के अंदर 7.7 का अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसमें कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार के भूकंप जापान के अंदर बहुत कॉमन है, कॉमनली आते हैं, लेकिन उन लोगों ने एहतियात बरती हो, उन लोगों ने अपनी भगवानों को भूकंप रोधी बनाया हुआ है, तो इस कारण वहाँ पर किसी प्रकार जी, का नुकसान इस प्रकार के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के कारण नहीं हो सकता, जिससे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसी स्थिति देखने में आ सकती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग क्या है। जब भी कोई बिल्डिंग आप देखने जाएँ या खरीदने जाएँ या बनवाना चाहें तो उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। दूसरा जो आप हमेशा तैयार रहिए, भूकंप कभी भी आ सकता है। हमेशा आपको तैयार रहना है कि भूकंप की स्थिति में क्या करना है और भूकंप के दौरान क्या करना है, उसके बारे में मैंने संक्षिप्त में बताया ही है, और भूकंप के पश्चात क्या करना है, उन चीज़ों पे यदि तवज्जो दी जाए, तो सर्टेनली हम लोग जी, जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता है। जी। सर, आपने करीबन 3 से 4 दशक जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही काम किया है। ये जो सेस्मिक ज़ोन जो संवेदनशील ज़्यादा इलाके हैं, यहाँ आपदा प्रबंधन ने जो स्कूलों का है या वर्किंग क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुतायत मात्रा में लोग हाई राइज में काम करने जाते हैं या रिहायशी इलाके, अलर्ट को लेके किस तरह की तैयारियां हैं और क्या वो पर्याप्त हैं? अभी पिछले दिनों जैसे मॉक ड्रिल की बात हुई थी, वो बहुत चुनिंदा जगह हुई थी। हालांकि वो आपदा मानव निर्मित थी, पर हम मॉक ड्रिल की बात करें तो वो मॉक ड्रिल बहुत कुछ चुनिंदा सोसाइटियों में हुई थी। बहुतायत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी बुनियादी जानकारी नहीं है कि ऐसी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो क्या शासन प्रशासन अभी इस और सजग होकर कुछ और बड़े स्टेप ले रहा है इन चीज़ों को देखते हुए? देखिए, मॉक ड्रिल्स के बारे में आपने जो बात की बहुत ही इसका ज़रूरी है, और चाहे मानव जनित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो जैसे भूकंप हैं या लड़ाई की जी, स्थिति हो या कोई केमिकल रिलीज की बात हो, तो मॉक ड्रिल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक ड्रिल्स के लिए प्रशासन कर जी, रहा है, हमारी एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उसमें कार्य करती रहती है, लेकिन सबसे बेहतर जो होगा कि हम लोग स्कूल स्तर पर स्कूलों में यदि बच्चों को मॉक जी, ड्रिल्स कराई जाए, उनकी बेसिक जी, शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को डाला है, लेकिन साथ साथ वहाँ मॉक ड्रिल जी, करने की भी आवश्यकता है। किस प्रकार से यदि भूकंप आ जाए तो कैसे आपको बाहर निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि कोई केमिकल रिलीज हो जाता है, कोई गैस इस तरह की रिलीज हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करना है, यदि परमाणु युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत बेहद जरूरी है। इसके जी, अलावा हमारी सभी सोसाइटीज़ के अंदर हम कुछ आइडेंटिफाई करके, हमारे जैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उन अथॉरिटीज़ को इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है कि वो अथॉरिटी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से और मॉक ड्रिल्स के माध्यम से लोगों को स्ट्रेंथन करें। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, कोई भी आपदा आती है तो आपदा में सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है, कौन करता है? कम्युनिटी। यदि कोई आपदा आती है, मैं बैठा जी, हुआ हूँ, यदि यहाँ भूकंप आ जाएगा तो सबसे पहले मैं रिस्पॉन्ड करूँ। तो मुझे जानकारी होनी जी, चाहिए, एक आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए कि भूकंप के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे बचाव करना है।
तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और जी। मॉक ड्रिल्स की ज़रूरत है। यूजुअली क्या होता है कि अर्थक्वेक जैसा कोई डिज़ास्टर आता है तो आदमी का सोचने की शक्ति जो है कम हो जाती है, एकदम वो हड़बड़ा जाता है। तो हड़बड़ाने यदि हमने मॉक ड्रिल जी। की, यदि हमने प्रयास किया, अभ्यास किया हुआ उसका, तो सर्टेनली वी कैन रिस्पॉन्ड इन ए बेटर वे। रिस्पॉन्स की आवश्यकता जी। है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता है और साथ-साथ हमको ज़रूरत है कि हम अपने भवनों को इस प्रकार से निर्मित करें कि वो भूकंप रोधी हों। भूकंप का प्रभाव, चूँकि आप ऐसे क्षेत्र में रहे हैं, दिल्ली और आस-पास के क्षेत्र के लोगों को मैं फिर से ये चेतावनी देना चाहूँगा, जितने भी आपके दर्शक हैं या सुनने वाले हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली आस-पास का क्षेत्र बहुत ही भूकंप के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आता है ऊपर से, जी। 5 ज़ोन के बाद चौथे नंबर का ज़ोन आता है। और दूसरा, जो नोएडा और आस-पास के लोगों को खासकर जो कि जमुना पार के इस तरफ के लोग हैं, उनको खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ोन 4 में आने के साथ-साथ इसकी जो मिट्टी है, इसका भी धरातल है, वो इस प्रकार का है कि जिसके अंदर भूकंप का प्रभाव कंपैरेटिवली पहाड़ी क्षेत्रों से या जो ठोस आधार पर बने हुए क्षेत्र हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा होगा। सत्येंद्र जी, इस संवेदनशील मुद्दे पर आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक ये अहम जानकारी आपने साझा की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।